हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है 22 मई 2021। 22 मई 2021 को करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग आज स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण दिवस है। उसके साथ साथ आज हार्ट के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग वीडियो स्किप नहीं करेंगे, आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि आपको लास्ट जो 10वां क्वेश्चन है वो आपके परीक्षा में 100% में 101% गारंटी की उसमें से प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आएगा, क्योंकि उसमें यूनेस्को के बारे में बात की गई है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। चलिए चलते हैं। किसने ऑक्सीजन की संकट को दूर करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग शुरू की है? रिसाइकलिंग सिस्टम किसने शुरू किया है? ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए किसने रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया है? तो ऑप्शन ए नौसेना, ऑप्शन बी भारतीय सशस्त्र बल, ऑप्शन सी डीआरडीओ और ऑप्शन डी इसरो। इसमें से कौन सा हो जाएगा? भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम। अच्छा, ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम है क्या? इसका उपयोग तब किया जाएगा जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की संकट आ चुकी है, जैसे कि जो कोरोना के मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ रही है। उस समय में उनको ऑक्सीजन के संकट को दूर करने के लिए इस सिस्टम का प्रयोग करने से ऑक्सीजन के कमी को 2 गुने से 8 गुने तक बढ़ाया जा सकता है। 2 गुने से 8 गुने तक बढ़ाया जा सकता है ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को। अच्छा, ये शुरू किसने किया है? भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना इसलिए इसको क्यों बनाया गया है? ऑक्सीजन की कमी को, जो हम लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं, उसी ऑक्सीजन में ये क्या करेगा? डबल डोज कर देगा। उसका 2 गुना से 4 गुना, 4 गुना से 8 गुना तक उसको यूज कराएगा। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, उस सिस्टम क्या होता है, हमारे सांस छोड़ने के समय में कुछ ऑक्सीजन के पार्ट बाहर आते हैं, उसको फिर यह सिस्टम उनको फिर से रिसाइकिल करके फिर से उनको ऑक्सीजन के शुद्ध रूप में भेज देगा। आइए चलते हैं, हम लोगों का तो इससे काम चलेगा नहीं, तो बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। नौसेना ने और भी अभियान चलाए थे, नौसेना के द्वारा और भी अभियान चलाए गए थे। तो नौसेना ने कौन कौन से अभियान चलाए? नौसेना, ठीक है। तो नौसेना के द्वारा पहला अभियान 2020 में जब कोरोना का पहला लॉकडाउन लगा था, उस समय में हमारे भारतीय भाई बहन वो विदेशों में फंस गए थे, उनको लाने के लिए नौसेना ने चलाया था। नौसेना के द्वारा चलाया गया था कौन सा अभियान? समुद्र सेतु। ठीक है, क्या चलाया गया था? समुद्र सेतु। ठीक है, समुद्र सेतु फर्स्ट चला गया था हमारे भारतीय भाई बहनों को लाने के लिए। लेकिन समुद्र सेतु सेकेंड 2021 में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए चलाया गया है। 2021 में ऑक्सीजन पूर्ति के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन पूर्ति के लिए चलाया गया है। कौन सा? समुद्र सेतु सेकेंड। तो भारतीय सशस्त्र बल ने कौन सा चलाया? कोजीत। कौन सा? भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा कोजीत चलाया गया है। कौन सा? कोजीत। ठीक है, कोजीत मिशन चलाया गया है, जिससे कोरोना के संक्रमण में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको कम करने के लिए, ध्यान करिएगा, कोरोना के समय में जो दिक्कतें आ रही है उसको कम करने के लिए भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा यह चलाया गया है। डीआरडीओ ने हाल ही में 2DG वैक्सीन लॉन्च की है। कौन सी? 2DG। ठीक है, 2DG का फुल फॉर्म क्या होता है? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, इसका ये फार्मूला ये इसलिए दिया गया है, ये ग्लूकोज के रूप में है। जो कोरोना से संक्रमित हमारे भाई और बहन है, उनको ये इम्यूनिटी सिस्टम उनका ग्रो करेगा, जिससे उनको कोरोना के महामारी से लड़ने में आसानी होगी। तो ये किसने विकसित किया है? डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, इसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी। तो चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन इसरो।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 कब हुई? 1969 को। मुख्यालय नई दिल्ली, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान। कौन है? के सिवान, ध्यान करेगा। और डीआरडीओ के सतीश रेड्डी। स्थापना कब हुई है? 1958 को। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है? आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज में या पेपर या जहां पर भी आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वहां पर ब्लैक फंगस जो दूसरी महामारी के रूप में उभर रहा है, जिससे 50% से भी ज्यादा मौतें हो रही हैं। ये ध्यान करिएगा, इस महामारी से 50% से भी ज्यादा मौत हो रही है। जिससे आदमी के, इसका लक्षण क्या है? इसके लक्षण है जो आदमी संक्रमित है या उसको शुगर है या अन्य बीमारी से वो पहले से लड़ रहा है, वो दवा के भरोसे काम चल रहा है उसका, उस आदमी पे इसका अटैक हो रहा है। या सिंपल भाषा में कहा जाए तो यह है कि जिस आदमी की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो चुकी है, उसके लिए ये फंगस इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा घातक है। जैसे में इस समय कोरोना महामारी चल रही है, हमारे बहुत से भाई बहन जो संक्रमित हो चुके हैं, उनकी इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर हो रही है तो उनके पे ये अटैक कर दे रहा है। इसमें लक्षण क्या है? उनकी आंखें खून के जैसे लाल होना। दूसरा लक्षण उनके सिर में दर्द होना, जैसे ये एक जहर पॉइजन का रूप ले रहा है, जो हमारे आंखों के जरिए माइंड में पहुंच जा रहा है और उस आदमी की डेथ हो जा रही है। तो ब्लैक फंगस के बारे में हमने जान लिया। तो किस राज्य ने इसको महामारी घोषित की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी गोवा। इसका सही कौन सा जाएगा? राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस, ठीक है, ब्लैक फंगस को क्या घोषित कर दिया है? महामारी। तो ये तो हो गया ब्लैक फंगस। राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी जयपुर। क्या है? जयपुर, ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। अरुणाचल में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ध्यान करिएगा। अरुणाचल में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, यांगयाप, ठीक है, और दूसरा दीफू। कौन सा? दीफू। तो पहला दर्रा अरुणाचल में यांगयाप और दूसरा दर्रा दीफू। यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्री नदी, जैसे आप लोगों ने मैप देखा होगा भारत का, हम इसको साइड में बना दे रहे हैं मैप भारत का, ध्यान दीजिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश का साइड है, ठीक है, यहां से ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। यहां पर क्या है? यहां पर यांगयाप दर्रा है। क्या है? यांगयाप दर्रा। और ब्रह्मपुत्री नदी यहां से आते हुए अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा होते हुए असम में जाती है, जिसको असम में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से। तो पहला दर्रा यांगयाप, दूसरा दीफू, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली में हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा पहली योजना चलाई गई कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, कोविवैन। कौन सी? कोविवैन। और दिल्ली सरकार ने हाल ही में जिन व्यक्तियों के घर के जो भी वयस्क आदमी कार्य कर रहे थे, उनके कार्य करने से घर का भरण पोषण होता था, उनको उनके घर में 2500 रुपये प्रति माह देने के लिए दिल्ली सरकार के जरिए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने कहा है। उसके साथ साथ जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनको 25 वर्ष की आयु तक प्रति माह 2500 रुपये दिल्ली सरकार देगी। आइए चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन गोवा। गोवा में कौन सा योजना चला था? गोवा में चलाई गई थी पहली योजना, यह थी कि कोविड-19 जीवन बीमा योजना। कोविड-19 के तहत जीवन बीमा योजना कहाँ पर चली थी? गोवा में। तो आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए चलते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व सीएम या मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से मृत्यु हो गई? तो किसकी मृत्यु है? जगन्नाथ पहाड़िया के पूर्व मुख्यमंत्री की कोरोना से मृत्यु हो गई।
ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो यह कहाँ के मुख्यमंत्री थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ये राजस्थान में 1980 जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान में 1980-81 में मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कब थे? 1980-81 में। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आइए दोस्तों चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क है। क्या है? भारत का पहला लाइकेन पार्क। और दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, उत्तराखंड में ही भारत का पहला वन संरक्षण केंद्र भी खोला गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों पॉइंट है, ये परीक्षा में आ भी चुके हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कोरोना के लिए आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन चलाई गई। ठीक है, कोरोना के लिए हिमाचल प्रदेश में टेली मेडिसिन चलाई गई है। तो अब हम लोग चलेंगे अगले ऑप्शन पर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में क्या चलाया था? मुख्यमंत्री कोरोना उपचार योजना। क्या? मुख्यमंत्री कोरोना उपचार, सीएम कोरोना उपचार। ठीक है, कहाँ चली थी? मध्य प्रदेश में। इसी के साथ दोस्तों चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। तो चलिए चलते हैं, आइए। ICMR द्वारा हाल ही में कौन सी कोविड होम किट लॉन्च की गई है? किसके द्वारा? ICMR के द्वारा हाल ही में कौन सी कोविड किट लॉन्च की गई है? तो ICMR की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इनके द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? कोविड होम किट। ठीक है, कोविड होम किट लॉन्च की गई है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन ए कोविवैन, ऑप्शन बी कोविशील्ड, ऑप्शन सी कोविशील्ड और ऑप्शन डी इनमें नहीं। इसका सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी कोविशील्ड। किसके द्वारा लॉन्च की? ICMR। उसकी फुल फॉर्म मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, चलते हैं अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पे चलने से पहले फिर मैं आपसे वही कहूँगा, अगर सपना आपने देख लिया है, आपके माँ बाप ने देख लिया है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं आएगा। अपने सपनों के लिए लड़ना सीख लो, जगना सीख लो, देखो ऑटोमेटिक आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं आज के 5वें प्रश्न पे। हाल ही में भारतीय हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी यूपी और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो कहाँ पे आयोजित हुआ है? भारतीय हस्तशिल्प मेला। कहाँ पर? दिल्ली। अच्छा, ये भारतीय हस्तशिल्प मेला होता क्या? हस्तशिल्प का मतलब क्या होता है? हाथों से बनी हुई चीज़ों का मार्केट लगाना, एक प्रकार का मार्केट लगा के उसको प्रचलित करना। ठीक है, जैसे कि हमारे जो छोटे छोटे कामगार लोग होते हैं जो हाथों से, आप लोगों ने देखा होगा कि एक चाय पीने के लिए मटकी टाइप का बनाया जाता है, उसको प्रयोग में लाया जाता है, जिसको कुल्हड़ कहा जाता है, होता है ना। उसको प्रचार करने के लिए, उसको भारत में प्रचलित करने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार कहाँ पे हुआ है? 2021 में दिल्ली में। कहाँ पर? 2021 में दिल्ली में। ठीक है, तो आइए चलते हैं बाकी ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं। असम के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के MK स्टालिन, यहाँ के आदित्यनाथ। ठीक है, और यहाँ के MK
स्टालिन, ठीक है। असम कौन हो गए? हेमंत बिस्वा शर्मा, तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन और उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ, और दिल्ली के कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले प्रश्न पे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, नोट कर लेना। और आप लोग भी प्रत्येक प्रश्न को लिखने का आदत बनाओ। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने कल का लिख लिया है, ये गलतफहमी मत करो, क्योंकि आप लोग जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको रिवाइज होगा और वो आपको भूलेगा नहीं कभी, ये बात भी नोट कर लीजिएगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि जो चीज़ जितनी बार लिखी जाती है उतनी बार और ये अच्छे से उसको समझने में आसानी होती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी मिशन में शीर्ष पर कौन है? स्मार्ट सिटी मिशन तो चालू कर दिया गया, लेकिन अब तक भारत में एक भी स्मार्ट सिटी बनी नहीं है। लेकिन फिर भी फिलहाल हम लोग को उस पर बात नहीं करनी है, हम लोग को प्रश्न देखना है। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी मिशन में शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी शिलांग। इसका सही कौन सा है? कौन है शीर्ष पर? कौन है? झारखंड। झारखंड फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे झारखंड। और सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड पर है राजस्थान। कौन है सेकंड पर? राजस्थान। फर्स्ट पर झारखंड। और शहरों में यह तो हो गया राज्य, राज्यों में शीर्ष पर झारखंड और राज्यों में शीर्ष पर सेकंड पर कौन है? राजस्थान। और शहरों में कौन शीर्ष पर है? भोपाल, फर्स्ट पर भोपाल है, ठीक है। अच्छा, पहली बार स्मार्ट सिटी में कौन फर्स्ट पे था? पहली बार स्मार्ट सिटी में भुवनेश्वर का स्थान फर्स्ट था, पहली बार, ठीक है। और 100वें नंबर पे कौन था? तो शिलांग 100वें नंबर पे था, ठीक है। 100वें नंबर पे शिलांग फर्स्ट बार, पहली बार जब स्मार्ट सिटी लॉन्च हुई, स्मार्ट सिटी मिशन में लॉन्च हुआ, तो स्मार्ट सिटी कौन सी थी? भुवनेश्वर। वर्तमान में जो स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च हुआ है, इसके में शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो शहर है भोपाल, ठीक है। और राज्य पूरे शीर्ष पर कौन है? झारखंड। और दूसरे स्थान पर राजस्थान। स्मार्ट सिटी मिशन तो चल रहा है, लेकिन आज तक स्मार्ट कोई भी हुआ नहीं। चलिए चलते हैं इसी के साथ दोस्तों अगले प्रश्न। चलिए चलते हैं प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसने भारत में न्यूज शोकेस प्रोडक्ट लॉन्च किया है? किसने भारत में न्यूज शोकेस प्रोडक्ट लॉन्च किया है? पहले तो हम लोग जान लेते हैं न्यूज शोकेस होता क्या है। तो न्यूज शोकेस किसने लॉन्च किया, पहले ये जान लेते हैं। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी स्पेस एक्स। तो किसने लॉन्च किया है? गूगल के द्वारा। गूगल के द्वारा कहा यह जा रहा है कि गूगल कह रहा है कि भारत में जो न्यूज एंकर हैं, न्यूज को जो पब्लिश कराते हैं, उनके द्वारा भारत में विश्वसनीयता कम है। अब हम लोग अपने गूगल के थ्रू हम भारत में न्यूज को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे भारत में लोकप्रियता बढ़ेगी। तो इसी कारण से गूगल ने न्यूज शोकेस प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत वो भारत में न्यूज को पब्लिश करेगा। तो इसका तो हो गया गूगल का पेरेंट्स किसे कहा जाता है? अल्फाबेट को। किसको? अल्फाबेट को, ठीक है। गूगल का पेरेंट अल्फाबेट। स्पेस एक्स कहाँ कंपनी है? USA। किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की। किसकी है? एलॉन मस्क की, ठीक है। एलॉन मस्क कंपनी स्पेस एक्स कहाँ की है? अमेरिका की। अल्फाबेट को क्या कहते हैं? गूगल का पेरेंट। और इसरो के बारे में हमने बताया 1969 में इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय बेंगलुरु और इसके अध्यक्ष के सिवान। DRDO के बारे में हमने बताया, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, स्थापना 1958 और इसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं आज के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है INS राजपूत को कहां से सेवा मुक्त किया गया है? तो INS राजपूत ये क्या था? ये हमारे नौसेना का
नौसेना का लड़ाकू पोत था, पहला लड़ाकू पोत, नौसेना का फर्स्ट लड़ाकू पोत था। ठीक है, लड़ाकू पोत कौन सा था फर्स्ट? INS राजपूत। ठीक है, ये कहां से लाया गया था? कहां से लाया गया था? रूस से। ठीक है, ध्यान करिएगा, INS राजपूत को कहां से लाया गया था? रूस। रूस का पूर्व नाम क्या था? सोवियत संघ। ठीक है, तो कहां से लाया गया? रूस से। इसने भारत में, INS राजपूत ने भारत में 41 वर्ष का कार्य किया है। ठीक है, 41 वर्ष का कार्य किया है। 41 वर्ष, अरे भाई 2020 से सन 2000 से 2021, 21 साल यही हो गया, 20 साल उधर चले जाओ, अर्थात इसको कब शामिल किया गया? 1980 में शामिल किया गया। लाया कहां से गया? रूस से। ये नौसेना का फर्स्ट लड़ाकू पोत था। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने INS राजपूत के बारे में जान लिया। अब इसको सेवा मुक्त कहां से किया गया है, अब यह देखते हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी कांडला। तो इसका सही कौन सा होगा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से INS राजपूत को कार्य मुक्त किया गया है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे। आप लोगों ने जरूर से सुना होगा INS विराट। किसके बारे में? नोट कर लीजिएगा पॉइंट करके, INS विराट। ठीक है, इसको भी हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, इसको भी हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया। ये कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से। ठीक है, कहां से? ब्रिटेन से। पहला पॉइंट कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। इसको भी सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसको कहां पर इसको विभाजित किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? अलंद। कहां पर? अलंद गुजरात। ठीक है, अलंद गुजरात में इसको विखंडित किया जाएगा। किसको? INS विराट को। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है INS विराट को, और विभाजित क्या किया जाएगा? गुजरात के अलंद में। गुजरात के अलंद में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। गुजरात के अलंद में सबसे ज्यादा प्रदूषण इसलिए है क्योंकि वहां पर पोतों का विखंडन हो रहा है। भाई किसी भी चीज का हम कह रहे हैं कि आप विखंडन करोगे, पॉलिथीन को जलाओगे, जहां पर वहीं पर प्रदूषण सबसे ज्यादा होगा ना, तो यही कारण है। 9वां क्वेश्चन है पिनरई विजयन। कौन? पिनरई विजयन कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तो पहली बात तो ये नोट कर लीजिएगा, पिनरई विजयन कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? असम के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये दूसरी बार बने हैं, ठीक है, दूसरी बार कहाँ के मुख्यमंत्री बने? सॉरी, असम के नहीं, केरल। कहाँ के? केरल। ठीक है, केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने? पिनरई विजयन। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? अभी हमने बतलाया था, हेमंत कुमार बिस्वा। ठीक है, पश्चिम बंगाल कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। बिहार कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार है। तो बिहार के नीतीश कुमार हो गए, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी, और असम के हेमंत कुमार बिस्वा। और पिनरई विजयन कहाँ के बने हैं? केरल के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब चलते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, 10वें प्रश्न पे, जो आपको परीक्षा में, हमको विश्वास है कि आपको एक ना एक नंबर आपको दिला के रहेगा अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के। ठीक है, ध्यान करेगा, इसको स्टार लगाना हो तो स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी लिखना हो इसको लिख लीजिएगा। तो इसका पहला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भारत के कौन से स्थान संभावित हैं? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में, यूनेस्को के
विश्व धरोहर स्थल में कौन से, भारत के कौन से स्थान संभावित हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भेड़ाघाट लमेड़ा घाट मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी का गंगा घाट उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी हिरेवेक्ल मेगालिथिक साइट कर्नाटक और कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर जी सभी। इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसका सही हो जाएगा जी। भारत के 6 स्थल ऐसे हैं जो यूनेस्को में शामिल होने के लिए संभावित हैं। कितने स्थल हैं? 6, और 6 के 6 आपके सामने हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, या आप लिखना चाहें तो लिख लें। तो कितने स्थल शामिल हैं? 6, ठीक है। अब यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यूनेस्को की स्थापना हो गई, कब हुई? 1945 में। 1945 में कहां पर हुई? इसका मुख्यालय कहां है? पेरिस में, ठीक है। कहां पर है? पेरिस में मुख्यालय, और 1945 में स्थापना हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका यूनेस्को के बारे में, स्थापना 1945 और पेरिस में मुख्यालय। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके पर चलने से पहले मैं आपसे फिर यही कहूँगा, आप जो हम डिफिनेशन देते हैं इसके प्रत्येक ऑप्शन का, वो आप नोट करिए। उसके साथ साथ करंट अफेयर को भी नोट कर लिया करिए, क्योंकि लिखा हुआ जो आप लिख लोगे वो तो मान लीजिए आपके लिए परमानेंटली परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपके पास अस्थायी हो जाएगा। दूसरी बात, आप एक बार उसको सुनोगे, लिखोगे, फिर उसको पढ़ोगे एक बार, उससे आपको ये कई बार में तीन बार उसको रिवाइज करोगे। इससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो आप लोग प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से सुनिए और लिखिए। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके के पॉइंट पर। चलिए आइए दोस्तों, अब चलते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदु स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके पर चलने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक जगह स्थिर हो जाइए, और अब आप प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से रिवाइज करिएगा, क्योंकि इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो परीक्षा में ना पूछा गया हो। ये बात अपने कान में बांध कर रख लीजिए, और उसको कम से कम दिन में 3 टाइम लीजिए, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम। तो चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों में से पहले प्रश्न पर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर किसको कहते हैं? रेशम कीट पालन को, ठीक है। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर किसको कहते हैं? एक और लिख लीजिए, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या हो जाएगा? वर्मी कल्चर हो जाएगा केचुआ पालन। क्या? केचुआ पालन, ठीक है। और वीटी कल्चर, वीटी कल्चर अंगूर की खेती। तो वीटी कल्चर अंगूर की खेती, वर्मी कल्चर केचुआ पालन, और सेरीकल्चर रेशम कीट। तो आइए अब चलते हैं अब के महत्वपूर्ण बिंदु पर। अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? कौन सी होती है? थायराइड। क्या होती है? थायराइड, ठीक है। थायराइड क्या होती है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और क्या सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो क्या होती है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी अगर ग्रंथि केवल पूछ ले, ग्रंथि पूछ ले तो क्या होती है? यकृत, ठीक है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष। क्या होती है? पीयूष, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पर।
प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से नोट करिए और इसको प्रत्येक दिन सुबह दोपहर शाम डोज के जैसे लीजिए। तो चलिए चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन होती है, आप सभी लोग जानते होंगे, प्रत्येक मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी होती है? 1 मिनट प्रति 72 बार धड़कन होती है। ठीक है, प्रति मिनट 72 बार धड़कन होती है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, 1 मिनट में, एक पॉइंट और नोट करिए, 1 मिनट में 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर ब्लड फिल्टर करती है। 1 मिनट में हमारे शरीर से, स्वस्थ मनुष्य के शरीर से 5 लीटर ब्लड फिल्टर करती है। कौन? हृदय। हृदय केवल ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर नहीं करती है, क्या करती है? पंप करती है। क्या करती है? पंप करती है। फिल्टर कौन करता है? हमारा यकृत। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान करिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट है। तो इसके बाद अगला पॉइंट है, प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 1976 को। ठीक है, 1976 को 42वां, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है ना, 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा क्या क्या जोड़ा गया? जिसके द्वारा अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया। ठीक है, तो अब तक संविधान में कितने संशोधन हुए? एक संशोधन। कब हुआ है? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। अब आइए दोस्तों, संविधान की बात आ गई है तो हम लोगों ने पहले का रिवाइज किया है अनुच्छेद के बारे में, उसको हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 1 में हम यहाँ पर लिख देते हैं अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में भारत संघों का राज्य होगा। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में जिन राज्यों का अस्तित्व नहीं है उनका भारत में आगमन या मिलान करना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने अगर पाकिस्तान से कोई जमीन जीत ली, अगर पाकिस्तान ज़्यादा भड़क रहा है, हमने उससे लाहौर जीत लिया, उसको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनुच्छेद 2 में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में आप सभी लोग जानते होंगे कि तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सबों का अलगाव किससे हुआ है? अनुच्छेद 3 के तहत। अर्थात कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 3 में जिन राज्यों का अस्तित्व है उनके में फेरबदल, उनके में सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है, किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। अनुच्छेद 4 में है, अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन मान्य नहीं होगा। क्या है? अनुच्छेद 4 में है, 2 और 3 में किया गया संशोधन मान्य नहीं होगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 5 में कहा गया है जब भारत की स्वतंत्रता मिली उस समय भारत के नागरिकों, जब संविधान लिखा गया तो उस समय भारतीयों के विषय में नागरिकता। ठीक है, क्या है? उस समय भारतीयों के विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों के विषय में। अब भाई कोई पाकिस्तानी अगर वो भारत में आना चाह रहा है, अगर मेरा जैसे जिसमें बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, कोई भारतीय अगर पाकिस्तान में रह गया, अगर वो भारत आना चाह रहा है तो उसके विषय में नागरिकता किसमें है? अनुच्छेद 6 में। और अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाके निवास करना चाहता है उसके विषय में किसमें है? अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 में क्या है? अनुच्छेद 8 में है वह भारतीय व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है, वह भारतीय व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है उसके विषय में नागरिकता अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 8 में क्या है? जो व्यक्ति विदेश में भारतीय रह रहा है उसके विषय में। अनुच्छेद 9 में है अगर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र की
नागरिकता स्वीकार कर लेता है उसके विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 11 में अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 11 में संसद विधि बना के विशेष समयों पर उस पर संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक होगा। अनुच्छेद 13 में न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक होगा। अनुच्छेद 14 में कानून के सामने सभी लोग, कानून के सामने क्या होंगे? सभी लोग समान होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 14 में कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन कार्यों में, किसमें? लोक नियोजन कार्यों में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन कार्यों में अवसर की समानता, अर्थात कि कोई भी कंपटीशन या किसी भी कार्य में जिसमें सभी लोगों को समान अवसर दिया जाए, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबको समान अवसर दिया जाए। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, ये बार बार पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक अनुच्छेद को डिस्कस किया था। अनुच्छेद अब हम लोग 20, हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे? 20 तक। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि संरक्षण। कौन सा? दोष सिद्धि संरक्षण। ठीक है, दोष सिद्धि संरक्षण, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में, इसको भी आप लिख रहे हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 22 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 दोष सिद्धि संरक्षण 20 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने अब तक 22 अनुच्छेदों को अच्छी तरह से जान लिया है। अब हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर चलने से पहले मैं आपसे फिर यही कहूँगा, आप लोग वीडियो को पूरा स्किप बिना किए देखिए, क्योंकि आप लोगों ने अगर स्किप कर दिया तो आप लोग अगर उसमें से एक प्रश्न आ गया तो आपकी और आपके माँ बाप के सपने टूट जाएंगे। आपके माँ बाप आप पे बहुत ही विश्वास करके पड़ोसी से लड़ते हैं, अगल बगल की अनेकों बातें सुनते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ करके दिखाओगे। उनके सपनों को टूटने नहीं दीजिएगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट पर। चलिए चलते हैं, आइए दोस्तों चलते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं। यह परीक्षाओं में इतनी बार पूछा जा चुका है कि जो इसका पिता बना है वो भी शर्मिंदा हो गया है कि भाई मैं जब जीवित था तब हमको इतना याद नहीं किया जाता, मरने के बाद इतना याद किया जाता है। कौन बना है? एडम स्मिथ। कौन बने हैं अर्थशास्त्र के पिता? एडम स्मिथ। ठीक है, कौन है? एडम स्मिथ। किसके पिता हैं? अर्थशास्त्र के। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा कहाँ पर प्रचलित थी? कहाँ पर अधिकतर प्रचलित थी? ये कहाँ पर प्रचलित थी? आप लोग जानते होंगे कि जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने बिहार में, कहाँ पर? बिहार के हिस्से में
वहां पर क्या लागू किया, तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ये आपकी जमीन है, ठीक है, ये आपकी जमीन है, इसमें तीन पार्ट हो गए, 1 2 3, एक पार्ट, दो पार्ट और ये तीन पार्ट। इनमें कहने का मतलब था कि इसमें दो पार्ट, ये जो दो पार्ट था इसमें आप जो चाहो वो बो, लेकिन इसमें एक पार्ट पे आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। किसकी? नील की खेती करनी पड़ेगी। इसी को कहा गया तीन कठिया व्यवस्था, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे मान लो, आपकी उंगलियों में तीन लाइनें हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसमें दो, ये दो ऊपर की लाइनें हैं, इसमें आपको क्या करना है, अपने मन चाहे फसल को उगा सकते हैं। और ये जो तीसरी लाइन है इसमें आपको नील की खेती करनी आवश्यक है। तो इसी का प्रचार हुआ था कहां पर? बिहार में, ठीक है। इसी को कहते हैं तीन कठिया प्रथा। मृदा का पोषक तत्व किसे कहते? मृदा का पोषक तत्व किस अनुपात में होता है? अगर आप लोग किसान के बच्चे हो तो आप लोग अवश्य जानते होंगे, अगर आप नहीं भी हो तो आप लोग जरूर जानते होंगे, हमको विश्वास है। तो मृदा का पोषक तत्व एनपीके किस अनुपात में होता है? एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, ठीक है। क्या? नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास अनुपात क्या होता है? 4, 2 और 1 के अनुपात में मृदा का पोषक तत्व होता है, ठीक है। तो ध्यान करिएगा। उसके बाद भारत ने चीन के ऐप को प्रतिबंधित किया। किस अधिनियम के तहत भारत ने चीन के ऐप को प्रतिबंधित किया? तो सन 2000 अधिनियम के तहत, सन 2000 अधिनियम के तहत चीन के ऐप को प्रतिबंधित किया। आप लोग जानते होंगे कि भारत के 59, पहले भारत के टिकटॉक समेत अनेकों को बैन कर दिया गया, उसके बाद धीरे धीरे 100+ ऐपों को चीन के भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। कारण ये बताया गया कि चीन जो है वो हमारे जो स्पेशल, जैसे कि हम लोग जो गुप्त बातें रखते हैं उसको भी वो लीक कर रहा था, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसके साथ साथ हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए दिल से जी जान लगा के मेहनत करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।